दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जयशंकर जी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे हुए थे और लगातार अपनी कमरे में लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद कर रहे थे। उनकी आँखों से लगातार आँसू बहे जा रहे थे। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। आज सुबह से ही जयशंकर जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियाँ होनी शुरू हो गईं। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा विशाल भी जल्दी ऑफिस चला गया था। जयशंकर जी ने अपनी बहू को कहा, बहू ज़रा विशाल को फ़ोन लगाकर घर बुला ले। मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है, शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। जयशंकर जी के इतना कहने की देर थी कि बहू सुनीता तो उन पर चिल्लाने को तैयार थी। बाबूजी, आपको तो और कुछ काम है नहीं सिवाय मेरी पति के खर्चों को बढ़ाने के अलावा। ऑफिस गए हैं वो, और आपके लिए ऑफिस छोड़ कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहा है जितना खाना पचे उतना ही खाया करो। खाने में तो आप कोई परहेज करते नहीं है, सारा दिन बस मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में भी जीभ पर काबू नहीं रखेंगे तो उल्टियाँ ही होंगी। बहू की जली कटी बातें सुनकर जयशंकर जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी कमला उन्हें पानी में नींबू और काला नमक का शरबत बनाकर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाता था। शरबत बनाने के लिए जयशंकर जी ने अपनी पोती प्रिया को आवाज़ दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। प्रिया ने ही दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमजोरी के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। जैसे ही सुनीता ने गिलास टूटने की आवाज़ सुनी, वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आई। अब तो बाबूजी की खैर ही नहीं थी। सुनीता ने बाबूजी पर तानों की बौछार कर दी। जानते हैं कितना महंगा गिलास था, आप तो कमाते हैं नहीं, वगैरह वगैरह। उसका एक एक बात, एक एक शब्द बाबूजी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। अब दोपहर के 3 बज गए थे और उल्टियों की वजह से बाबूजी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। लेकिन बहू से कहने की तो उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो वे खुद उठे और रसोई घर में खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि सुनीता ने रास्ते में ही उन्हें टोका और बोला, यह क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिख नहीं रहा है कि आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है। जाइए और पहले वह गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए सुनीता ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए जयशंकर जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन जयशंकर जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक नहीं गया। शाम को जब उनका बेटा विशाल घर पर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जयशंकर जी ने कहा, हाँ, आज मेरा हालत कुछ ठीक नहीं है। तो विशाल बोला, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वो बहू कह रही थी कि जैसे ही जयशंकर जी की कुछ बोलने को हुए तभी उनकी बहू सुनीता उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। जयशंकर जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे। अब बाबूजी ने कहा, बेटा वो मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, जब तुम कल शाम को ऑफिस से घर आओ तो लेते आना। अरे बापूजी, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही ले आया था, मैंने सुनीता को दे दी थी।
सुनीता, तुमने बाबूजी को दवाई नहीं दी? विशाल, मैं अपने काम में बिजी थी तो मैं देना भूल गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने मुझसे पूछा भी नहीं। अगले दिन सुबह विशाल उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे थे। विशाल ने कहा, बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? तो बाबूजी बोले, अरे दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर विशाल चुप हो गया। जब विशाल तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो सुनीता बाबूजी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू हो गए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? दिखाना ज़रूरी था कि आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपको आज भी खाने की छुट्टी आपकी। यह सुनकर जयप्रकाश जयशंकर जी बहुत ही दुखी हो गए और बहू के आगे गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए। भूख के मारे जान निकल रही है। खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। कहते हुए जयशंकर जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। सुनते ही सुनीता ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए जयशंकर जी को रात की पड़ी बासी रोटी दे दी और साथ में उन्हें आगे चाय रख दी। बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो आपका अंजाम सोच लेना। यह कहकर सुनीता तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली गई। जयशंकर जी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे और बोलने लगे, देख रही हो भाग्यवान, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में वही जानते थे कि उन्हें एक एक सांस किस तरह ली। खैर 2 दिन के भूखे थे तो जयशंकर जी पुरानी बासी रोटियों पर भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह जयशंकर जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा देखना, यह चश्मा टूट गया है। शाम को तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल पूरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए विशाल ने सुनीता को आवाज़ लगाई और कहा, आज बाबूजी को ले जाकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लाना। सुनीता ने विशाल के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए हाँ में गर्दन तो हिला दी, लेकिन विशाल के जाते ही ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। बाबूजी, आपको तो चैन नहीं आता। क्या रोज कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो? अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने विशाल से कह दिया। वैसे तो तुम वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। जयशंकर जी डरते डरते बोले, अच्छा अच्छा, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हो और काम करते हो, जैसे के लिए जिसके लिए आपके चश्मे की ज़रूरत है। आपको चश्मे की ज़रूरत है। सारा दिन तो आप घर में पड़े रहते हैं और रोटियां तोड़ते रहते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज रोज यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्ध आश्रम भेज दूंगी। फिर मुझसे मत कहना। जयशंकर जी की पोती प्रिया अपनी माँ के मुंह से रोज रोज यही बातें सुन रही थी। वह माँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोलती हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहती। यह सुनते ही सुनीता ने प्रिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाया तुझे यह बातें? खबरदार आज के बाद अपनी दादाजी के पास बैठी तो। बहू की बात सुनकर जयशंकर जी का कलेजा तो जैसे छलनी ही हो गया था। रोज रोज की इस जिल्लत बड़ी जिंदगी से जयशंकर जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वह अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप रह जाते कि वह अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते और बेटे बहू का परिवार भी नहीं तोड़ना चाहते।
जयशंकर जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, कैसे करूं, सब बातों का जवाब वह नहीं ढूंढ पा रहे थे। वह जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब विशाल अपने ऑफिस चला गया और प्रिया भी अपने स्कूल चली गई तो सुनीता भी तैयार होकर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल गई। तो बहुत सोच विचार करके जयशंकर जी बिना किसी को बताए घर से चले गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहे गए एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। सुनीता जब वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। अरे, आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो घर उनको। आज उनकी खैर नहीं, ज़्यादा मनमानी करने लगे हैं। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते ही देखते शाम हो गई। प्रिया भी घर पर आ गई और विशाल के आने का भी समय हो रहा था। लेकिन जयशंकर जी का कोई अता पता नहीं था। और उधर सुनीता डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि विशाल तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाते थे। विशाल के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या बात हुई थी, यह सब पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगी? यह सब सोच सोच कर सुनीता के पसीने छूटे जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो विशाल ने उसी उसे ही दी थी। विशाल सुनीता पर पूरा भरोसा करता था और सुनीता भी विशाल के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती थी। लेकिन उसे सुनीता की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब विशाल ऑफिस से आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के ना मिलने पर सुनीता से उनके बारे में पूछा। सुनीता कांपते हुए बोली, वो आज बाबूजी पता नहीं सुबह से कहीं चले गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वो किटी पार्टी में गई थी। विशाल ने गुस्से में लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किटी पार्टी, अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। कहते हुए विशाल बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। विशाल ने बाबूजी को आस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने सुनीता की सारी पोल खोल दी और कैसे सुनीता बाबूजी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 रोटी भी उन्हें ठीक से नहीं देती थी। यह सुनकर विशाल पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उसे तो पल वो पल याद आने लगी जब बाबूजी उसे कुछ कहना चाहते थे पर कहते कहते बीच में रुक जाते थे। शायद सुनीता के डर के कारण ही बाबूजी कुछ बोल नहीं पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने सुनीता पर आंख बंद करके भरोसा किया और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ न सका। कहते हुए विशाल बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक से उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और हो ना हो वह रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। विशाल दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे बाबूजी कहीं नहीं दिखे। वह थक हार कर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और सामने ही दिखा कि बाबूजी भी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे और लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें रोता देखकर विशाल को अपने दिल पर 100 छुरियां चलने वाला दर्द महसूस हुआ। जो बाबूजी कभी आत्म स्वभा आत्मस्वाभिमान के साथ रहा करते थे, वह आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। विशाल भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी को देखकर उनके गले लग पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर जय शंकर जी भी अपने आप को संभाल ना पाए और अपने दिल का गुबार बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। पिताजी, मैं सब जान गया हूँ कि सुनीता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आप आज तक चुप क्यों थे? यह भी मैं जान गया हूँ।
आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा होगा नहीं। सुनीता ने आपको जो घाव दिए हैं, उस एक एक घाव का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। पिताजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। विशाल अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर जाने लगा तो जयशंकर जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। विशाल किसी तरह बाबूजी को मनाकर घर वापस ले आया। घर आते ही सुनीता को देखकर विशाल का खून खौल गया। विशाल ने सुनीता से कोई सवाल नहीं किया, ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके सामने उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। आज ये नज़ारा उनके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर विशाल को नहीं रोका। विशाल का गुस्सा देखकर सुनीता के होश ही उड़ गए। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया और वह आज सुनीता को नहीं छोड़ेगा, यह साफ-साफ नज़र आ रहा था। जलील औरत, मैंने तो तुझ पर विश्वास करके अपने बाबूजी की जिम्मेदारी तेरे हवालात की थी। मैं तो यही सोच रहा था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तूने तो उनका जीना बर्बाद कर दिया है और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती थी। जितना दुख तूने मेरे बाबूजी को दिया है, उससे तो मैं ब्याज समेत तुझे वापस दूंगा। तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। विशाल ने सुनीता के मायके फोन लगाया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते खत्म कर रहा हूँ। आइए और अपनी बेटी को लेकर जाइए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी प्रिया मेरे साथ रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। विशाल ने जो किया वह देखकर सुनीता हक्की बक्की रह गई। जयशंकर जी बोले, बेटा, गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी ही नहीं, बल्कि एक माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। नहीं बाबूजी, ये घर आपका है, इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वो ये सुनीता होगी। मुझे अपने पिता की ज़रूरत है, उसे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं, इसलिए वह घर छोड़कर जा सकती है। यह कहकर विशाल ने सुनीता के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। सुनीता जोर जोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज सुनीता उन्हीं बाबूजी के सामने किए कर्मों की माफ़ी मांग रही थी, जिनके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। जयशंकर जी बोले, बहू, विशाल मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। देख निर्लज्ज, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर इतना जुल्म ढाया, फिर भी इन्होंने तुझे माफ़ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में ज़मीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन सुनीता बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी, आपकी चाय। चाय रखकर सुनीता ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी ने अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करवा रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थीं। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ कि वह सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को विशाल जैसी औलाद मिले। धन्यवाद।